दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं 1 घंटे का वीडियो लाता रहूं, तो मैं वीडियो में लाइक एम रख रहा हूं। 550 लाइक कर देते हो तो मैं उस दिन 1 घंटे का वीडियो डालूंगा। अगर नहीं करते तो 40 मिनट का वीडियो डालूंगा। आज के वीडियो में लाइक एम 550 लाइक है, तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शहर में बलिदान की तैयारी। जहांगीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, ये 4 शब्द सुनकर क्या मतलब है इसका? क्या प्रिंस अपनी शादी के लिए पूरे नैश देश के लोगों को मार देगा? हुआ ने घबराकर उसके कपड़ों को पकड़ लिया और कांपते हुए बोली, नहीं, 3 आंखों वालों को नहीं, इंसानों को मारा जाएगा। जहांगीर ने देखा कि नैश मिडिल स्कूल के 3 आंखों वाले लोग हथियार लेकर शहर में तितर बितर हो चुके हैं। वो हर जगह इंसानों को ढूंढ रहे थे। जो लोग चोरी से वेडिंग देखने आए थे, वो बच नहीं पाए और मार दिए गए। कुछ के पास स्पेशल टूल्स थे, पतले नुकीले गन जैसे, जो इंसानों को चीर देते। वो इंसानों को शिकार की तरह एक एक करके अपनी गन पर लटकाते जा रहे थे। पूरा नैश अब नरसंहार और पागलपन के माहौल में डूब चुका था। जहांगीर ने हुआ को जल्दी से एक सेफ जगह पर छिपाया। क्या हो रहा है? डरो मत, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हुआ कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे बोली, हर कुछ साल में नैश देश में इंसानों की सफाई होती है। जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है या कोई बड़ा फेस्टिवल होता है तब। इसे सिटी ब्लड सेक्रीफाइस कहा जाता है। उस दिन कोई इंसान सेफ नहीं रहता। तो बाकी दिनों में तुम लोग सेफ हो? नहीं, सिर्फ वो इंसान जिन्हें लेबर की तरह यूज किया जाता है, उन्हें थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। ये सब कब से हो रहा है? मैं नहीं जानती। मेरे पैदा होने से पहले से। ये सेकंड टाइम है जब मैंने इसे देखा। शैडो स्पेस में बायोलॉजी एक्सपर्ट जो केयर ने कहा, यह पॉपुलेशन कंट्रोल है। इंसान कॉकरोच की तरह है, हर जगह सरवाइव कर लेते हैं। झांगी ने चुपचाप हुआ को गले लगाया और बाहर चीखों की आवाज सुनी। जैसा मैंने सोचा था, बिग अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब जब पूरे शहर में हाहाकार मचा है, तो नैश के लीडर्स की असली ताकत बाहर आएगी। उसने हुआ से कहा, मैं तुम्हें सेफ जगह भेजता हूं जहां तुम्हारे जैसे और लोग हैं। क्या वो ह्यूमन गॉड रिलीजन का टेंपल है? हाँ। फिर उसने उसे शैडो स्पेस में भेजा। वहां पहुंचते ही हुआ ने बाकी इंसानों को देखा, जांगी की टीम और क्योंगड़ा के सोल्जर्स। उसकी आंखों में चमक आ गई। ह्यूमन गॉड के मैसेंजर हमें बचाने आ गए हैं। नैश स्कूल की छत से जहांगीर ने शहर को देखा। एक गहरे गड्ढे में बसा हेल बन चुका था। 3 आंखों वाले पागलों की तरह इंसानों की तलाश में थे। हर होल खोद रहे थे, वॉल्स तोड़ रहे थे। ले इंसान एक हिडन ट्रीट था। आमतौर पर सिर्फ रॉयल फैमिली ही खाती थी। एक इंसान की वैल्यू एक ड्वार्फ हिल स्लेव के बराबर थी। जहांगीर ने चुपचाप एक स्नाइपर राइफल निकाली, साइलेंसर लगी हुई, और शूटिंग शुरू कर दी। हर वो 3 आंखों वाला जो दिखा, उसका टारगेट किया। बुलेट्स छोटी थी लेकिन जर लगी थी। 30 सेकंड में असर दिखने लगता। धीरे धीरे बहुत से टारगेट्स गिरने लगे। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब बॉडीज बढ़ने लगी तो पैनिक फैल गया। ये क्या हो रहा है? कहीं ह्यूमंस ने अटैक किया? नहीं, वो वीक हैं, कुछ नहीं कर सकते। तभी एक ने टेम्पल पर चुभन महसूस की। खून निकला और फिर वो डार्कनेस देखता हुआ गिर पड़ा। नैश कंट्री में इंसानों और 3 आइड लोगों के बीच जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन असल में ये जंग ज्यादा जरूरी जांगी और 3 आइड ट्राइब जैसे बाहरी लोगों की थी। लोकल ह्यूमन बहुत पहले ही लड़ने की हिम्मत खो चुके थे। सालों की गुलामी और जाइंट साइज के सामने उन्होंने हार मान ली थी। लेकिन जांगी, जांगजू, गांव चांगकोंग और राउंड टेबल नाइट्स अलग थे। उनके पास इतना पावर था कि वो इन जायंट्स का सामना कर सकते थे। नैश कंट्री के अलग अलग हिस्सों में फाइट छिड़ी हुई थी। जहांगी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग कर सकता था और उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट थी। जिसे वो मारता, उसे मरने तक समझ नहीं आता कि हमला कहां से हुआ। जहांगी के लिए 3 आइड लोग कोई फर्क नहीं रखते, बड़े, छोटे, औरत, मर्द, बच्चा या बूढ़ा, वो सबको एक ही बुलेट में खत्म करता। इंसानों को खाते देखकर उसने तय कर लिया था कि इन दोनों रेस में साथ रहना नामुमकिन है। ये जस्टिस या मॉरल की बात नहीं थी, बस सर्वाइवल की लड़ाई थी। क्योंगड़ा और उसके साथी शैडो स्पेस से सब कुछ देख पा रहे थे। उन्होंने जांगी से कहा, सर क्योस, हमें भी लड़ने दो।
लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया। अभी नहीं, तुम लोग बाहर आकर सिर्फ प्रॉब्लम बनोगे। असल में वो उन्हें केओस फैलाने के लिए बाद में इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन क्यूंगड़ा और बाकी लोग समझे कि जांगी उनकी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहा है और वो उसका धन्यवाद करने लगे। जांगी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। इस वक्त वो स्नाइपर गन से एक एक करके थ्री आइड लोगों को मार रहा था। एक जगह ज्यादा देर रुकता नहीं, जिससे ट्रेस होना मुश्किल हो जाता। दूसरी ओर ब्रियल मास्टर, गांव चांगकोंग, लांसलॉट और बाकी नाइट्स को सीधे आमना सामना करना पड़ा। जांगी बस दूर खड़े होकर सबको चुपचाप मारता रहा। अब तक 1000 से ज्यादा लोग उसके हाथों मर चुके थे। इस बीच पूरे शहर में ब्लड सेक्रीफाइस शुरू हुआ और नैश के सारे नागरिक जमीन में घुसकर इंसानों का मीट खोजने लगे। इससे बाकी छुपे हुए ग्रुप्स को भी एक्शन लेना पड़ा। सांका टेम्पल के मॉन्क्स, जो पहले से नैश से नफरत करते थे, उन्होंने खुद फैल की और हमला कर दिया। उनके पास भी स्पेशल पावर्स एंड वेपन्स थे, जिससे वो कई थ्री आइड लोगों को मारने में कामयाब रहे। नैश कंट्री को इंसानों से इतना कड़ा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये खबर बहुत जल्दी होली स्पिरिट टेम्पल पहुंची, जहां नैश का प्रिंस अमृत अपने सिंहासन पर बैठा था। वो बाकी थ्री आइड लोगों से छोटा लेकिन ताकतवर था, करीब 5 मीटर लंबा, लेकिन उसके मूवमेंट में एक एलिगेंस था। एक सोल्जर नीचे झुका हुआ रिपोर्ट दे रहा था, प्रिंस, ब्लड सेक्रीफाइस के दौरान हमें अटैक किया गया। कुछ अजीब ह्यूमन थे जिनके पास अर्मर और हथियार थे। हमारे कई सोल्जर मारे गए। प्रिंस अमृत ने बिना कुछ कहे उस अर्मर के पीस को देखा और फिर एक बूढ़े आदमी की ओर देखा। एक स्कॉलर, ज्यादा जानकार, नाम था श्वे जॉन्ग। श्वे जॉन्ग, क्या तुमने इन हेयरलेस राइट्स को पहले देखा है? श्वे जॉन्ग ने जवाब दिया, पुराने टाइम में ये ह्यूमन हमारी सर्विस में थे। हमने इन्हें थोड़ा पावर दिया था, लेकिन ये अर्मर जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया। मुझे लाइब्रेरी में जाकर चेक करना होगा। प्रिंस ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चेक करो। मुझे ये लोग काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। फिर उसने एक नया ऑर्डर दिया, अभी मेरी वेडिंग का टाइम है। सिटी में स्टेबिलिटी चाहिए। जनरल किलीडॉन को भेजो और इन राइट से निपटने को कहो। दूसरी ओर नाश देश में इंसानों और थ्री आइड ट्राइब के बीच लड़ाई तेज हो गई। पहली बार थ्री आइड लोग, जो इंसानों को जानवर समझते थे, मुश्किल में पड़ गए। मॉन्क्स, अंडरटेकर के साथ, गारुडा, गाओ छांगकोंग सहित, और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल लैड बाय लांसलॉट, सब मिलकर हमला कर रहे थे। पीछे से झांगी जैसे लोग भी थे, जो चुपचाप एक ही शॉट में किसी को मार सकते थे और फिर गायब हो जाते थे। ये सब इंसानों के सबसे एलीट लड़ाके थे। कटिंग एज कॉम्बैट सूट्स पहने और हाई टेक वेपन से लैस, उन्होंने प्रिमिटिव हथियारों से लड़ने वाले थ्री आइड्स को पछाड़ दिया। अब इंसानों ने एक तरह से काउंटर जेनोसाइड शुरू कर दिया। रैमिन फैमिली के प्राइवेट सोल्जर्स और मर्सिनरीज खुशी से चीखते हुए थ्री आइड्स का शिकार कर रहे थे। हा हा हा, ये बस थोड़े बड़े ह्यूमंस हैं, इनको मार डालो। इंसान जिन भयानक चीजों से गुजरे थे, उसका बदला ले रहे थे। चाहे बच्चा हो या प्रेग्नेंट औरत, सब पर गोली बरसाई गई। गोलियों से शरीर छलनी हो रहे थे, लाशें गिरी जा रही थीं। थ्री आइड्स भागते हुए डर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये छोटे ह्यूमंस अचानक इतने खतरनाक कैसे हो गए। कहीं कहीं पर इंसानी ग्रुप्स छतों से आग लगाने लगे। लकड़ी, पत्थर और घास से बने घर जलने लगे। चारों तरफ आग और चीख पुकार थी। यह अब कोई दया की लड़ाई नहीं थी, ये सर्वाइवल की लड़ाई थी। या तो हम बचेंगे या वो। सभी को खून का स्वाद लग चुका था। यहां तक कि मंदिरों के साधु भी अब फेथ के नाम पर कत्ल कर रहे थे। तभी जमीन कांपने लगी। एक सोल्जर ने नीचे देखा, धूल थरथरा रही थी, खून की धार में लहरें उठ रही थीं। उसने सिर उठाया और देखा, धुएं और आग के पार काले दैत्यनुमा सिपाही उभर आए। ये आम थ्री आइड्स नहीं थे, ये थे नाश आर्मी के इलीट सोल्जर्स। ब्लैक आर्मर पहने, शार्प स्पीयर्स लिए, वो एक साथ मार्च कर रहे थे। सिर्फ 150 सोल्जर्स ही आए थे, पर वो बेहद ताकतवर थे। एक सोल्जर ने अपना स्पीयर उठाया, इंसानी सोल्जर की ओर निशाना साधा। अगले ही पल वो इंसानी सोल्जर गले में छेद लेकर जमीन पर गिर पड़ा।
थ्री आइड सोल्जर ने एक स्पीयर गन जैसे डिवाइस से हमला किया। मुंह से एक पतली कांटेदार हुक निकली और इंसानी सोल्जर की गर्दन में जा धसी। फिर एक स्विच दबाते ही वो हुक उसके शरीर को खींचते हुए वापस लौट आई। ये खास तौर पर ह्यूमंस का शिकार करने के लिए बनाई गई वेपन थी। ऐसे वक्त पर तलवारें, बंदूकें या लाठियां उतनी असरदार नहीं थीं जितनी ये डिवाइस। ह्यूमन सोल्जर्स को समझ आ गया, असली जंग अब शुरू हुई है। प्रोफेशनल आर्मी की ताकत और इक्विपमेंट आम लोगों से कहीं ऊपर थी। अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दोनों साइड एक दूसरे को मिटाना चाहती थी। जैसे ही दोनों सेनाएं टकराईं, ह्यूमन एलिट्स बुरी तरह टूटने लगे। ज्यादा एडवांस हथियारों के बावजूद हल्की फायर आर्म्स थ्री आइड्स की मेटल आर्मर को पार नहीं कर पाईं। कुछ बुलेट्स उनके पैरों तक ही पहुंच पाईं, जिससे दर्द में वो झुक गए। मगर हर थ्री आइड सोल्जर एक तरह से म्यूटेंट था, जिसकी पावर इंडेक्स 3000 से ऊपर थी। उनमें से कुछ के पास तो स्पेशल एबिलिटीज भी थीं, जो उन्हें और खतरनाक बना देती थी। फाइट शुरू होते ही आम इंसानी सोल्जर्स एक एक कर मारे गए। सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग एलियंस ही मुकाबला कर पा रहे थे। ऊपर खड़े होकर बैटल देख रहे लांसलॉट और उसके नाइट्स ने भौहें तानी। ये लोग तो बेकार निकले, मॉड्रिड ने कहा। हमें लगा था थोड़ी हलचल मचाएंगे, लेकिन ये तो नॉर्मल सोल्जर से भी हार गए। पॉपुलेशन का डिफरेंस बहुत बड़ा है, गाराहेड ने हंसते हुए कहा। अगर इनकी आबादी इंसानों की 10वां हिस्सा भी होती, तो ये दुनिया की कोई भी सभ्यता मिटा सकते थे। अब क्या हम खुद चलें? मॉड्रिड ने पूछा। लांसलॉट ने आखिरकार जवाब दिया, हां, अब वक्त है अंदर घुसने का। हमें होली स्पिरिट टेम्पल में जाना ही होगा। वो गुंबद के नीचे बने विशाल महल की ओर देखने लगा, जैसे उसे वहां कुछ खींच रहा हो। वही एहसास जो उसे अटलांटिस में हुआ था। चलो, सब साफ कर दो। उसके कहते ही नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल नीचे कूद गए। थ्री आइड्स अभी भी इंसानों का पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे उनके पैर भारी हो गए हों। नीचे देखा, पूरी सड़क कीचड़ में बदल चुकी थी। वो जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करते, उतना ही डूबते चले जाते। मॉडरेट दूर से हंस रहा था। स्वैम्प में जितनी ज्यादा मूवमेंट, उतनी तेज मौत। उसकी एबिलिटी मड्डी स्वैम्प ने सीन को जंगली दलदल बना दिया था। अचानक दोनों तरफ की बिल्डिंग्स में धमाके हुए। दीवारों से विशाल पेड़ उगने लगे। ये था ग्रीन नाइट बॉस की पौधे बुलाने की पावर। एक सफेद साया पेड़ों पर कूदता हुआ निकला। एक चमकती सफेद लाइन हवा चीरती चली गई। एक दर्जन थ्री आइड्स के सिर हवा में उड़ गए। ग्लोरियस नाइट लैंडब्लॉक सफेद यूनिफॉर्म में स्टाइल से लैंड हुआ। उसकी रैपियर जमीन की तरफ इशारा कर रही थी और ब्लड की एक बूंद टपक रही थी। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के शामिल होते ही जंग का रुख पलट गया। थ्री आइड्स में से कुछ ने खतरा भांपते ही फ्लेयर चला दिया। पीली रोशनी पर्पल आसमान में चमक उठी। आसपास के थ्री आइड सोल्जर्स तेजी से मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक इंसानी नाइट्स ने सड़कों को लाशों से भर दिया था। लैंसलॉट जलती हुई लाशों के बीच खड़ा टेंपल की ओर देखता रहा। अब तक होली स्पिरिट टेंपल से कोई आया नहीं, कब भेजोगे अपने असली वॉरियर्स? तभी भारी बूट्स की आवाजें हर दिल पर गिरने लगी। दूर गली में एक विशालकाय थ्री आइड वॉरियर दिखा, 20 मीटर से भी ऊंचा। उसका चेहरा इंसानों जैसा खूबसूरत था। दूध जैसा गोरा, सिल्वर बाल और लंबा क्लॉक। काले आर्मर की जगह वो बिना शर्ट के था। उसके हाथ में था एक टू हैंडेड स्वॉर्ड, जो ज्यादा खंभे जैसा लगता था। ये था किंगडम ऑफ नाश का रॉयल गार्ड जनरल किलिडोअन। कलीडोअन के मैदान में उतरते ही सब पर एक अनजाना दबाव सा महसूस हुआ। शायद ये ताकतवर लोगों की वो खास प्रेजेंस होती है जो आम लोगों में नहीं होती। सिर्फ एक ही इंसान था जो हमेशा खुद को हार्मलेस दिखाने की कोशिश करता था, वो ही अनअफेक्टेड था। कलीडोअन ने सड़क पर खड़े होकर अपने मरे हुए सैनिकों को देखा और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की ओर गुस्से से देखा। क्या कीड़े मकोड़ों में भी ताकतवर पैदा होने लगे हैं? बिना किसी फ्लैशी पावर के उसने सीधा तलवार चलाई। हवा चीख पड़ी और आसपास की बिल्डिंग्स उड़ गई। लैंसलॉट ने जवाब में अपनी ब्लैक फ्लेम वाली तलवार निकाली और उसकी एनर्जी से पूरा इलाका जलने लगा। फाइनली लैंसलॉट मुस्कुराया। असली फाइट अब शुरू होगी।
दोनों की स्वॉर्ड्स टकराई, एक विस्फोट जैसा धमाका हुआ और आसपास की सड़कों की जमीन उड़ गई। किलीडोन की स्ट्रेंथ थी 19,000 पावर इंडेक्स, जबकि लैंसलॉट की थी 18,000। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल दूर हो गए क्योंकि ये फाइट उनके बस की नहीं थी। नैश देश के इप्सिलोन लेवल वॉरियर्स भी मैदान में आ गए। एक 10 मीटर लंबा सेंट्यूरियन हाथ में विशाल एक्स लिए बढ़ा। अब पेस्ट कंट्रोल का टाइम है। मेन फाइट थी कलिडोन और लैंसलॉट की। कलिडोन ने बार बार जाइंट स्वॉर्ड से वॉर किया, जमीन कांपने लगी। लैंसलॉट ने गार्डियन शील्ड ग्लैड और स्वॉर्ड ऑफ कॉन्क्वेस्ट कांगर निकाल लिए। कॉन्क्वेस्ट और प्रोटेक्शन, यही एक नाइट की शान है। उसने चिल्लाते हुए किलीडोन पर चार्ज किया। किलीडोन ने सिंपल लेकिन डेडली मूव्स किए, हर बार जिंदगी खत्म करने जैसा था। लैंसलॉट ने फेस पर बनी 666 टैटू से ब्लैक फ्लेम एक्टिवेट किया। फॉलन ऐश फ्लेम, यह हेल की आग थी, सोल तक जला देने वाली। किलीडोन हेल्यूसिनेशन में कुछ पल के लिए फंसा, लेकिन फिर भी उसकी आईज स्टेडी रही। वो स्वेड चलाता गया, न कोई दिखावा न ट्रिक, सिर्फ ब्रूट पावर से जीतना। कलिडोन के लिए लैंसलॉट सिर्फ एक तेज बग था और वो खुद एक अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन। कैलिडोन और लैंसलॉट आमने सामने थे और भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इंसानों का सबसे ताकतवर म्यूटेंट जब 3 आंखों वाले जनरल से भिड़ा तो शुरुआत से ही वो कमजोर पड़ रहा था। कलिडोन की फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल सीधी थी, सिर्फ ब्रूट फोर्स, भयंकर स्वॉर्ड अटैक और उसकी बॉडी साइज से बिल्कुल उलट स्पीड। उसकी हर वॉर से हवा कांप उठती थी और पूरा बैटलफील्ड दहल जाता। लांसलॉट पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लेकिन उसे कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्वॉर्ड कलिदोन की तरफ तान दी और हमला कर दिया। कलिदोन की जाइंट स्वॉर्ड ग्लैड शील्ड से टकराई और इतनी जोरदार थी कि आसपास की हवा तक मुड़ गई। चारों ओर शॉक वेव फैल गई और कई मील तक की जमीन गहरी खाई में बदल गई। लांसलॉट पीछे उड़ा, पर उसने इस तरह से उस ताकत को बॉडी से निकाल दिया। उसके हाथ सुन्न हो गए थे और मुंह से खून बह रहा था, फिर भी वो हंस पड़ा। टाइटन्स की ताकत, ये तो वाकई डरावना है, उसने कहा। धूल के बीच से एक विशाल सफेद शरीर आगे बढ़ा। वो था किलीदोआन, मौत की तरह शांत और बेरहम। लांसलॉट हंसते हुए बोला, नरक में गिरा हुआ नाइट हूं मैं, अब स्वर्ग के खिलाफ बगावत के झंडे को अपने खून से लाल करूंगा। जब फरिश्तों के पंख टूटेंगे और वो गिरेंगे, तब मैं विनाश का गीत गाऊंगा। उसकी स्किल नाइट्स हेलिश हाइमना एक्टिव हो गई। उसके चारों तरफ की हेल फायर और भी वॉयलेंट हो गई। ब्लैक मिस्ट ने उसे घेर लिया और उसकी बॉडी पर अजीब निशान उभर आए। उसने अपनी स्वॉर्ड ऑफ कॉन्क्वेस्ट उठाई, कैलिदोन की तरफ इशारा किया और आग के तूफान में दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ राउंड टेबल के नाइट्स और किंगडम की आर्मी, जो कैलिदोन लीड कर रहा था, भिड़ चुके थे। झांगी कंधे पर स्नाइपर राइफल लिए देख रहा था, माथे पर शिकन थी। उसके साथ ब्यूरियल मास्टर और गांव चांगकोंग भी थे। उन्होंने तय किया कि जब सबका ध्यान लड़ाई पर है, वो होली स्पिरिट टेम्पल में घुसने की कोशिश करेंगे। गांव ने कहा, जब सब 3 आंखों वालों से लड़ रहे हैं, तब हम ऊपर जाकर गॉड का सोर्स ढूंढ सकते हैं। चेन शियाओजिंग ने पूछा, और बातू, वो तो झांग ही के पास है, वो मरेगा नहीं क्या? गांव मुस्कुराया। झांग ही समझदार है, उसे पता है जिंदा बातू ही काम का है, मर गया तो बेकार है, बाद में मैं उसे सही प्राइज दूंगा। उन्होंने शाहजहां फैमिली के सैनिकों को ज्यादा शोर मचाने का आदेश दिया ताकि ध्यान भटे। निमा, सैनिक लीडर, चिल्लाया, 3 आंखों वालों को खत्म कर दो, एक को भी मत छोड़ो, सारे घर जला दो। उधर गांव, गूमैन और चेन चुपचाप होली स्पिरिट टेम्पल की ओर बढ़े। पतली एयर ब्रिज को पार कर ही वो एंट्रेंस तक पहुंचते कि अचानक सामने धुंध से 4 विशाल घोड़े जैसे पैर उभरे। सामने आया एक विशाल सेंटोर, आधा घोड़ा आधा 3 आंखों वाला योद्धा, सिल्वर आर्मर में। उसके पास लंबा स्पीयर था और उसकी उपस्थिति से हवा थम सी गई। गांव और बाकी को मौत की हवा महसूस हुई। सामने था नैश किंगडम का महान जनरल कारना हुए, जिसका पावर लेवल था 20,000 ब्लैक चैरियट क्लास। गांव चौंक गया। एक और आइप्सिलन लेवल वॉरियर,
ये तो पहले वाले कलिदवान से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर एक महायुद्ध शुरू होने वाला था। दूर बैठे झांगी तक इस खतरनाक माहौल को महसूस कर सका। ये तो ब्यूरियल मास्टर जितना खतरनाक लग रहा है। नैश किंगडम में सच में खतरनाक लोग भरे पड़े हैं। अच्छा है कि वो लोग अपोकैलिप्स के बाद पावरफुल हुए हैं, वरना वो सच में टाइटन डीमन गॉड्स बन जाते। झांगी चुपचाप अपने मिशन पर था। उसे पावरफुल लोगों से कोई लेना देना नहीं था। वो बस मौके की तलाश में था। अंडरवर्ल्ड के भगवान को जल्द ही एक ताकतवर दुश्मन से सामना करना पड़ा। एक अंडरटेकर जो बुद्ध के नाम पर मार करता था। संघा टेम्पल के मॉन्क सोल्जर्स और याशे लांगताई फैमिली के प्राइवेट वॉरियर्स के साथ मिलकर उन्होंने नैश कंट्री के मिड क्लास लोगों का नरसंहार कर दिया। स्नो प्लेटू के वंशजों को यह पता था कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, खासकर अगर इन्होंने गेट ऑफ इटर्नल डिस्ट्रक्शन पार कर लिया। अगर ऐसा हुआ तो स्नो प्लेटू पर कत्लेआम तय है। या तो सब इनकी स्लेव बन जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। इस तबाही के बीच नैश कंट्री का एक और पावरफुल जनरल आया। ये था एक दैत्याकार इंसान, 10 मीटर से ऊंचा, जिसकी बॉडी स्टील जैसी लगती थी। उसके माथे की तीसरी आंख लगातार सब कुछ घूर रही थी, बाल जैसे आग में जलते हो। उसने उजड़े हुए इलाके को देखा और थूक कर बोला, तुम सब निकम्मे हो। इंसान होकर इन जानवरों से हार गए, शर्म करो। मॉन्क सोल्जर्स ने उसे अटैक किया, लेकिन रेड हेयर जायंट ने एक पंच में पूरा एरिया जला डाला। पूरा स्ट्रीट आग में घिर गया और सब कुछ राख हो गया। उधर अंडरटेकर ने शांत भाव से हाथ जोड़े और बोला, अमिताभ। उसके चारों ओर से गोल्डन लाइट फूटी और उसने बिना किसी दया के हमला किया। अब उसके सामने है नैश कंट्री का डेंजरस जनरल। एक्सप्लोसिव फिस्ट, ली एबिलिटी इंडेक्स 20,000 पॉइंट्स, ब्लैक चारियट लेवल। पूरे नैश देश में वॉर चल रही थी और हर तरफ आइप्सिलॉन लेवल की एनर्जी उठ रही थी। झांग यी को भी खतरे का एहसास हुआ। गनीमत है मैं डिफेंस में अच्छा हूं। अगर हार भी जाए तो भाग जरूर सकता है, जब तक कोई रूल बेस्ड या स्पेस टाइम पावर वाला ना मिल जाए। रूल बेस्ड म्यूटेंट्स रेयर होते हैं और ड्यूल एबिलिटी वाला तो उसने बस खुद को ही देखा है। जांगी ने स्काई में हवा में तैरते हुए होली स्पिरिट टेम्पल को देखा, लेकिन रिस्क लेने से बचा। मैं बेवकूफी नहीं करता, चुपचाप रहना मेरी स्टाइल है। लेकिन तभी उसके साथियों की आवाज आई, लॉर्ड केओस, हमें भी वॉर में हिस्सा लेने दो। हम मर जाएंगे पर छुपेंगे नहीं। उनकी बात सुनकर झांग यी ने हामी भर दी। उसने अपने टॉप लेवल फाइटर्स को शैडो स्पेस से बाहर निकाला। बस कुछ दर्जन लोग, पर हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। भाइयों, इन एलियंस को खत्म कर दो, क्यूंदा चिल्लाया और डायमंड स्टिक के साथ हमला किया। झांगी ने दूर से स्नाइपिंग शुरू की। कम शोर, ज्यादा असर। धीरे धीरे बाकी साथी भी ज्वाइन करने लगे। लियांग युए, अंकल यू, फैटी शू और हुआ हुआ। लेकिन जैसे जैसे झांगी ज्यादा साइलेंट किल करने लगा, कुछ बड़ा होने का अंदेशा हुआ। तभी अचानक उसके सामने की दुनिया अंधेरे में बदल गई। स्पेस डिस्टॉर्शन हुआ और वो गायब हो गया। अचानक झांगी की आंखों के सामने से रोशनी गायब हो गई। उसके मन में अलार्म बज उठा। क्या मैं अंधा हो गया या मुझ पर अटैक हुआ? लेकिन अगर हमला होता तो मेरी ट्रैकिंग ऑफ ऑनल थिंग्स ने अलर्ट किया होता। या ये कोई ऐसी एबिलिटी है जो विजन और साउंड को ब्लॉक कर रही है? उसने तुरंत मायरियड थिंग्स से अपने शरीर को ढक लिया ताकि कोई हमला असर न करे। उसी वक्त कॉल चैनल में यांग शिनशिन की आवाज आई, भाई जांगी, सब कुछ डार्क क्यों हो गया? कुछ दिख नहीं रहा। अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई स्पेस चेंजिंग एबिलिटी है। लेकिन अंकल यू, लियांग युए और फैटी शू से संपर्क टूट चुका था। क्या मैं किसी और स्पेस में खींचा गया हूं? अचानक अंधेरे में एक आग की लहर उठी और एक डरावनी हंसी गूंजी। आहा हा हा। सामने एक जाइंट क्लाउन प्रकट हुआ। ब्लैक सूट, रेड व्हाइट हैट, चेहरे पर पेंट, पूरी तरह से भयानक। लेकिन झांग ये समझ गया कि ये कोई रूल बेस्ड एलियन है जो उसे किसी फील्ड में खींच लाया है। क्लाउन ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू डेविल्स कैसिनो। झांगी को कोई जानलेवा खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये सब कुछ बेहद अजीब था।
क्लाउन हिंदी में बोल रहा है, शायद इसने मेरी लैंग्वेज को ही अडॉप्ट किया है। तभी रोशनी के एक बीम से एक स्टेज सामने आया, ब्लैक टेबल और उसके सामने बैठा एक वाइट ड्रेस वाला 3 आई जाइंट। उसने शांति से हैट उठाया और बोला, वेलकम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। लेकिन उसकी भाषा झांग यी को समझ नहीं आई। फिर उसके इंटेलिजेंट सिस्टम की आवाज आई, 3 आई ट्राइब की लैंग्वेज एनालाइज कर ली गई है, अब ट्रांसलेट हो सकती है। अब झांग यी को पता चला कि ये सब इस एलियन का सेटअप है। उसने पूछा, तू है कौन? 3 आई जाइंट बोला, तू नैश का है या बाहर से आया बालहीन चूहा? झांगी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका हाथ होली जजमेंट की तरफ गया। जैसे ही वो तलवार निकालने लगा, उसकी बॉडी स्टक हो गई। क्या? वो न तो तलवार निकाल सकता था, न एबिलिटी यूज कर सकता था। इतनी जबरदस्त रेस्ट्रिक्शन, ये 3,000 पॉइंट से भी ज्यादा होगा। उसी वक्त क्लाउन की आवाज गूंजी, डेविल्स कसिनो में कोई फिजिकल अटैक अलाउड नहीं है। अगर मारना है तो जुए की टेबल पर जान दांव पर लगाओ। अब झांगी समझ गया, तो ये एक रूल बेस्ड गेम है, सिर्फ गैम्बलिंग से ही सॉल्यूशन मिलेगा। मगर उसे गैम्बलिंग नहीं आती, सिर्फ लैंडलॉर्ड या थ्रो एग्स ही खेला है। तभी यांग शिन शिन की आवाज फिर आई, भाई, रूल बेस्ड एबिलिटी का तोड़ होता है, जुआ साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी का खेल है, और मैं इसमें हेल्प करूंगी। झांगी बोला, अगर लक खराब हुआ तो क्या मरना पड़ेगा? यांग शिनशिन ने कहा, पहले इस जगह के रूल समझो, क्लाउन से ही पूछो, वही गाइड करेगा। झांगी को यांग शिनशिन की बात सही लगी। अच्छा ये रहा कि रूल बेस्ड एलियन की पावर ने उसके साथ जुड़े लोगों को अलग नहीं किया। शायद मुयान की शैडो से जुड़ाव के कारण उसे भी झांग यी का हिस्सा मान लिया गया। इससे उसे एक फायदा मिला, वो अकेला नहीं था और जरूरत पड़ने पर टीम से मदद मिल सकती थी। झांगी ने क्लाउन से पूछा, यहां गेम के रूल्स क्या हैं? डिटेल में बताओ। क्लाउन हंसने लगा, फिर बोला, वेलकम टू डेविल्स कसिनो। यहां 3 सिंपल रूल्स हैं। पहला, यहां कोई फिजिकल अटैक अलाउड नहीं है, सब कुछ जुए से तय होगा। दूसरा, सिर्फ अपनी बॉडी से जुड़ी चीजें ही दांव पर लग सकती हैं। खून, बाल, अंग, इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से चिप्स मिलेंगी। तीसरा, जब तक डीलर से 1,000 चिप्स नहीं जीत लेते, गेम से बाहर नहीं जा सकते। झांगी को ये रूल्स काफी खतरनाक लगे। यहां जिंदगी खुद दांव पर थी, लेकिन उसे पता था कि बिना गेम खेले निकलना नामुमकिन है। उसने क्लाउन से पूछा, अगर मैं हार गया तो मुझे अपने बॉडी पार्ट्स देने होंगे, और अगर वो हारे तो बस पॉइंट्स खोएगा? ये तो चीटिंग है। क्लाउन ने हंसकर जवाब दिया, यस सर। बाकी टीम भी नाराज थी। ये तो फुल स्कैम है, हम जीते तो बस बाहर जाने का मौका, हारे तो जान चली जाए। यांग शिन शिन ने शांत होकर कहा, लेकिन अब हम उसके रूल्स में फंस चुके हैं, प्ले तो करना ही पड़ेगा। फिर वो मुस्कुराई, पर मत भूलो, हर रूल दोनों तरफ लागू होता है, जितनी ज्यादा पावर उतनी ही ज्यादा लिमिटेशन। झांगी ने सामने बैठे डीलर की तरफ देखा और बोला, ठीक है, जैसे ही मैं इस गेम से बाहर आया, अगला मरने वाला ये होगा। फिर वो गेम टेबल पर बैठ गया और बोला, बॉडी दांव पर लगानी है तो लगाऊंगा। डीलर को हैरानी हुई कि इंसान उसकी भाषा बोल रहा था। उसने तंज कसा, तू डर रहा है? अगर हारा तो सब कुछ खो देगा। झांग ये कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंस दिया, देख ही लेंगे, पर एक सवाल, तू है कौन? डीलर बोला, मैं नाश किंगडम का जनरल सैम बामू, डेविल्स कसिनो। सैम बामू एबिलिटी पॉइंट्स 19,000, वाइट चैरियट लेवल। झांगी ने पूछा, यह गेम कैसे खेला जाता है? सैम बामू बोला, कुल 258 गेम टाइप्स है, तुम चुन सकते हो। झांगी को पता था कॉमनली खेले जाने वाले गेम सिंपल ही होते हैं। उसे टेंशन नहीं थी, उसका एआई सिस्टम किसी भी आइंस्टीन से कम नहीं था। अंत में उसने डाइस गेम चुना। नाश की डाइस 12 साइड वाली थी। इंटेलिजेंट सिस्टम ने सब कुछ डेसिमल में ट्रांसलेट किया। चलो मैं तैयार हूं, झांगी बोला। सैम्बामू हंसते हुए बोला, स्मार्ट चॉइस, सिंपल गेम, लेकिन 50% चांस में या तो जीत या सीधे मौत। जैंगी ने सेम्बामू को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि सामने वाला उसके माइंड पर अटैक कर रहा है, ताकि वो घबरा जाए और गलत डिसीजन ले।
लेकिन जैंगी ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से घबरा जाए। वो टाइम और स्पेस की ड्यूल सिस्टम एबिलिटी वाला एलियन था। उसकी स्किल ट्रैकिंग ट्रैक्स ऑफ एवरीथिंग उसे 2 सेकंड बाद का फ्यूचर दिखा सकती थी, जो इस तरह के प्रोबेबिलिटी गेम्स में बहुत बड़ा एडवांटेज था। यानी वो डाइस कप के अंदर देख सकता था। जैंगी ने सेम्बामू से कहा, मेरी बेट के बाद अगर 1 सेकंड के अंदर तुमने डाइस कप नहीं खोला तो तुम हार जाओगे। सेम्बामू ने हंसते हुए कहा, तुम डिमांड कर रहे हो। जैंगी ने काम एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, यहां सब कुछ गैम्बलिंग से डिसाइड होता है। मैं अपना हक मांग रहा हूं। सेम्बामू ने गुस्से से देखा लेकिन मान गया। डेविल क्लाउन ने नया रूल नोट कर लिया। जैंग यी ने पहली बेट रखी, अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली का नाखून। डेविल क्लाउन बोला, मिनिमम बेट एक नेल है, क्योंकि पूरे शरीर की वैल्यू 1000 पॉइंट्स है। जैंगी ने हामी भरी। सेम्बामू ने डाइस कप जोर जोर से हिलाया, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए। पर जैंगी शांत रहा। उसकी नजरें कप पर थीं और उसकी स्किल एक्टिव थी। उसने देखा, आउटकम है 9, यानी बिग। जैंगी बोला, बिग। कप खुला, वही नंबर आया और वो जीत गया। सेम्बामू बोला, काश तुमने हार्ड बेट किया होता तो 1000 पॉइंट्स मिलते। जैंगी मुस्कुराया, लेकिन बिना झांसे में आए बोला, सेफ रहना ज्यादा जरूरी है। दूसरी गेम भी जैंगी ने जीती। तीसरी में उसने जानबूझकर हारने का नाटक किया ताकि अपनी एबिलिटी को छुपा सके। सेम्बामू हंसते हुए बोला, ऐसे खेलते रहोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। जैंगी थोड़ा सोच में पड़ गया। अगर कोई गैम्बलर यहां से बाहर न जा सके तो क्या होगा? शायद ये कैसिनो कभी खत्म न होने वाली कर्ज है। तभी उसने बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपना पूरा लेफ्ट हैंड टेबल पर रखा और बोला, इस बार मैं अपना पूरा हाथ बेट करता हूं। सैम्बामू की आंखें चमक उठीं। ये 100 पॉइंट्स की बेट है। वो फिर से कप हिलाने लगा, इस बार और भी तेज। डाइस कप टेबल पर रखा गया। जैंगी कप को घूर रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था। सेम्बामू की आवाज गूंजी, पता है, कोई यहां से जिंदा नहीं गया। मेरे पास अनलिमिटेड चिप्स हैं। तुम सिर्फ अपना बॉडी लेकर आए हो। 1000 बार गेम होगा, क्या तुम हर बार जीत सकते हो? तो क्यों ना एक बार में सब कुछ लगा दो। हो सकता है 50% चांस में तुम्हारी जीत हो जाए। जैंग ये सोच में पड़ गया। पर यह वही मोमेंट था जहां से असली खेल शुरू होना था। झांगी ने अचानक सिर उठाया और चिल्लाया, बस करो, चुप रहो। सैम्बामू पहले हैरान हुआ, फिर जोर से हंसा। हाँ 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 हाँ, मैं तो तुम्हें बस सच्ची सलाह दे रहा हूं। जितना आगे जाओगे उतना फंसते जाओगे। जुए में जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही ज्यादा खोओगे। टाइम पे नहीं रुके तो यहीं मरोगे। असल में डरावनी बात यह थी कि सैम बामू सच कह रहा था। सब जानकर भी प्रेशर बहुत था। पर झांग ये अंदर से काफी शांत था। डर बस दिखावे के लिए था। जैसे सैम बामू एक्टिंग कर रहा था, वैसे ही झांग ये भी कर रहा था। अभी कौन किससे मात देगा, ये तय नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, बड़ा, जल्दी खोलो। जैसे ही सैम बामू ने हाथ बढ़ाया, झांग यी की फ्यूचर विजन बदल गई। डाइस जो 11 दिखा रहा था अब 3 बन गया। यानी सैम बामू चीटिंग कर सकता है। शुक्र है झांग यी ने सब कुछ नहीं लगाया था, वरना खत्म हो जाता। सैम बामू ने डाइस दिखाया, 3, और जोर से हंसने लगा। झांगी का चेहरा सफेद पड़ गया। शैडो स्पेस में बाकी लोग हैरान थे। वो तो फ्यूचर देख सकता है, फिर हारा कैसे? यांग शिन शिन बोली, ये उसका एरिया है और उसने कभी नहीं कहा कि वो चीट नहीं करेगा। इतनी चीप हरकत, जोकर ने गुस्से से कहा। अगर ऐसा है तो हम जीत ही नहीं सकते। यांग शिनशिन बोली, पहले हमें उसके रूल्स को समझना होगा। वो एप्सिलॉन लेवल का रूल बेस्ड एलियन है, बहुत ही खतरनाक। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ उसका टेबल और कसीनो ही नहीं, उसकी एबिलिटी भी जानलेवा थी। झांग यी ने एक्सप्रेशन में डर दिखाया और तभी उसकी लेफ्ट हैंड गायब हो गई। खून निकला, लेकिन सूट का मेडिकल सिस्टम एक्टिवेट हो गया। उसका हाथ अचानक टेबल पर आ गया। वो फिर भी शांत रहा और अगली बार बोला, अब मैं अपनी राइट लिटिल फिंगर की नेल पर बेट करूंगा। सैम्बामू हंसा, अगर ऐसे छोटे छोटे बेट लगाते रहोगे तो 100 बार जीतनी पड़ेगी अपना हाथ वापस पाने के लिए। इस बार झांगी ने सही नंबर गैस किया। सैम्बामू ने चीटिंग नहीं की।
झांगी ने सोचा या तो उसकी चीटिंग लिमिटेड है या वो भी छुपा रहा है, लेकिन सैम्बामू को ये नहीं पता कि झांग ये फ्यूचर देख सकता है। यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। लेफ्ट हैंड खोने के बाद भी उसने कामली गेम खेला। उसने अपना विनिंग रेट 58% रखा, जिससे धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़े, पर बॉडी का कोई और हिस्सा न जाए। अब उसके पास 12 पॉइंट्स थे। सैम्बामू ने उसे उकसाने की कोशिश की कि वो ज्यादा बेट करे। झांगी थोड़ा हिचका, फिर 5 पॉइंट्स पर बेट किया। इस बार सही नंबर आया, लेकिन सैम्बामू ने चीटिंग कर दी। झांगी पेशेंस में रहा। वो धीरे धीरे उसकी एबिलिटी को समझ रहा था। 100 राउंड पूरे हो गए और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खोया। सैम्बामू अब परेशान होने लगा था। कितना बोरिंग है, चलो रूल्स बदलते हैं, उसने कहा। अगर अब तुम अंक या ऑर्गन बेट करोगे तो जीतने पर डबल पॉइंट्स मिलेंगे। झांगी के चेहरे पर हल्की एक्साइटमेंट दिखी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हंस रहा था। अब लग रहा था सामने वाला मुझसे ज्यादा परेशान है। झांगी ने सेम्बामू को शांत निगाहों से देखा। मुझे पता है तुम जल्दी में हो, लेकिन जल्दी मत करो, उसने कहा। ये मेरा हाथ पैर दांव पर है, तुम्हारा नहीं, तो सोच समझ के चलना पड़ेगा। सेम्बामू को एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी कर रहा था, जो जुए की टेबल पर बड़ी भूल मानी जाती है। वो थोड़ा मुस्कुराया। डर है कि तुम एक्सेसिव ब्लड लॉस से मर न जाओ। एक एप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन के लिए मरना इतना आसान नहीं होता, जैंगी ने हल्के अंदाज में कहा। सैम्बामू को ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की समझ नहीं थी, जैसे कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म ने कोने किए, और यही जैंगी का एडवांटेज था। लेकिन जैंगी को यह भी पता था कि जब तक दांव बड़ा नहीं होगा, सेम्बामू अपनी चीटिंग एबिलिटी यूज नहीं करेगा, और तब तक जैंगी को ज्यादा रूल फ्रैगमेंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसने कहा। इस बार मैं अपना राइट फुट बैट करता हूं। सैम्बामू के चेहरे पर फिर से घमंडी मुस्कान लौट आई। मैं जानता हूं, उसने मन ही मन सोचा। हर गैम्बलर इस गेम के वॉर्टेक्स में फंस ही जाता है, कोई नहीं बचता। सैम्बामू ने डाइस कप उठाया और जोर से हिलाया। जैंगी की नजरें उसके राइट हैंड पर थीं। कप टेबल पर गिरा। पॉइंट था 5। मैं स्मॉल पर बैट करता हूं, जैंगी ने कप को देखते हुए कहा। सैम्बामू थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया। क्या इसे मेरी चीटिंग का पता चल गया? उसने कप खोला। डाइस पर 12 लिखा था। हाँ हाँ, तुम फिर हार गए। तुम्हारा राइट फुट अब मेरा है। जैंग यी का पैर गायब हो गया और टेबल पर एक जगह पर प्रकट हो गया। वो चुप था, चेहरे पर कोई भाव नहीं। सेम्बामू ने सिर टेढ़ा करके उसकी ओर देखा। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक हाथ और एक पैर बचा है। आखिरी मौका देता हूं। इस बार अपना लेफ्ट हैंड बेट करो। जीत गए तो तुम्हें सब वापस दे दूंगा और 500 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी। डरते हो क्या? जैंगी ने थोड़ी देर उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। गुड। सेम्बामू चौंक गया। उसे लगा था जैंगी पागल हो जाएगा, लेकिन वो तो शांत था। ओह, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। इसी पल वॉइड में एक काली दरार खुली और एक व्हाइट कोट वाली लड़की बाहर आई। जूकियर नाम की इस मेडिकल म्यूटेंट ने जैंगी के कटे हुए हाथ पर हाथ रखा। उसकी हथेली से सफेद रोशनी निकली और कुछ ही सेकंड्स में जैंगी का हाथ वापस उग आया। फिर उसी तरीके से उसका राइट फूट भी रिजेनरेट कर दिया गया। जो केयर की एबिलिटी इंडेक्स थी 9000 बिंदु। उसके लिए हाथ पैर रिजेनरेट करना मामूली बात थी। फिर यांग सिया भी शैडो स्पेस से बाहर आई और जैंगी को सुपर नेचुरल फूड दिया ताकि उसकी एनर्जी और पावर वापस आ सके। अब दोनों लड़कियां उसके पास खड़ी थीं जैसे उसके गार्डियन हो। सेम्बामू पूरी तरह दंग रह गया। ये आई कहां से? मेरे कैसीनो में कैसे आई? तुम चीट कर रहे हो। मरने के बाद तुम रीजेनरेट कैसे कर सकते हो? जैंग यी ने उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने ही तो रूल्स बनाए थे, मैंने तो कुछ नहीं तोड़ा। और चीटिंग की बात करें तो शुरू तुमने किया था, मैंने नहीं। सिम्बामू गुस्से से कांप गया। तुम्हें लगता है तुम मेरी पावर जानते हो? किसी को बेवकूफ समझना बंद करो, जैंगी ने कहा। उसने अपना नया हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लेना है तो लो, जितने लेने हैं ले लो। बेशक ऐसा बार बार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेडिकल सपोर्ट के साथ इतना करना काफी था। सेम्बामू के चेहरे पर अब सिर्फ घृणा और पागलपन था। ठीक है, अब असली गेम शुरू करते हैं। डाइस कप फिर से हिला। इस बार पॉइंट था 7।
जैंगी ने सीधे कहा। इस बार 7 पॉइंट्स। सेम्बामू की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि नाश कंट्री में अगर कोई सही पॉइंट गेस कर ले तो उसे 10 टाइम्स रिवॉर्ड मिलता है। जैंगी ने न सिर्फ सही गेस किया, बल्कि साबित कर दिया कि वो कप के अंदर देख सकता है। सेम्बामू का हाथ हवा में रुका, लेकिन अगले ही पल उसने होश में आकर डाइस कप खोल दिया, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अगर जैंगी के बैट करने के 1 सेकंड के अंदर कप नहीं खोला गया तो वो हार जाता। सेम्बामू ने पॉइंट चुपके से बदलकर 1 कर दिया। जैंगी हार गया और उसका लेफ्ट हैंड गायब हो गया। फिर भी उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। तुम चीट कर रहे हो, उसने सेम्बामू से कहा। जो केयर ने तुरंत नया हाथ उगा दिया। हाथ पैर रीजनरेट करना आसान था। अब सेम्बामू को लगने लगा कि गेम उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तुम बकवास कर रहे हो, उसने कहा। जैंग यी ने अपनी आंखों की ओर इशारा कर कहा, मैं देख सकता हूं, कब के अंदर भी। तुम कब चीट कर रहे थे, सब देखा है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो? मैं बस तुम्हें परख रहा था। सेम्बामू का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी इज्जत दांव पर थी। फिर वो बोला, हां, मैंने चीट किया, लेकिन रूल्स कहते हैं कि जब तक कप नहीं खुला, कुछ भी कर सकते हैं। जोकर गुस्से से बोली, गिरा हुआ इंसान। सेम्बामू हंसा। तुमने कब सोचा कि किसी कसीनो में फेयर गेम मिलेगा? जैंगी ने सिर हिलाया। सही कह रहे हो, इसलिए खेल जारी रखो, मुझे मजा आ रहा है। सेम्बामू ने पूछा, तुम जानते हो तुम नहीं जीत सकते, फिर भी खेलना चाहते हो? जैंगी हंसा। बिल्कुल, मेरी रीजनरेशन लिमिटेड है, पर तुम्हारी भी तो है। मैंने 100 से ज्यादा राउंड खेले और तुमने सिर्फ 16 बार एबिलिटी एक्टिवेट की। अगर तुम अनलिमिटेड होते तो मैं कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन तुम पर भी रूल्स का बंधन है, तुम्हारी एबिलिटी भी लिमिटेड है। अब हर बार मैं डाइस का नंबर डायरेक्ट गेस करूंगा। अगर तुम हर बार अपनी एबिलिटी एक्टिवेट नहीं कर सकते तो मैं जीतूंगा। सेम्बामू का चेहरा एकदम सुन्न हो गया। तभी बगल में खड़ा डेविल क्लाउन जोर से हंसा। मुबारक हो, बेट जीत गए, गेम खत्म। डार्क वॉइड टूट गया और जैंगी अपनी टीम के साथ नैश कंट्री की बर्बाद गलियों में आ गया। हर तरफ जंग, जलती हुई इमारतें और धुइयों का गुब्बार। जैंगी ने जू केयर और यांगसिया को मूजयान की शैडो स्पेस में भेज दिया। अब उसे सामने खड़े 3 आइड जनरल से लड़ना था। अब देखना है रूल बेस्ड इनह्यूमन के रूल टूटने के बाद उसमें कितनी ताकत बचती है। बिना कुछ कहे जैंगी ने व्हाइट ऑल पिस्टल निकाली और सेम्बामू पर फायर किया 12 बार। बुलेट्स वॉइड एनर्जी के साथ सीधा सेम्बामू की ओर बढ़ी। सेम्बामू शॉक में था, हार की हालत में, लेकिन लड़ाई में सोचने का वक्त नहीं होता। वो जोर से हंसा और उसकी बॉडी से सफेद बटरफ्लाइज निकलने लगी। बुलेट्स और बटरफ्लाइज टकराई, जिससे वॉइड स्फीयर्स बनने लगे। कुछ टूटी हुई बटरफ्लाइज जैंग यी के पास से गुजरी। वो असल में व्हाइट कार्ड्स थीं। फिर सेम्बामू का चेहरा आसमान में उभरा। उसके हाथों में कार्ड्स थे जो बटरफ्लाइज की तरह उड़ रहे थे। जुए से बाहर भी मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं, जैंगी ने कहा। तुम मुझे कहीं भी नहीं हरा सकते। सेम्बामू गुस्से में कार्ड्स को जमीन पर फेंका। हर कार्ड एक तेज छुरा बन गया, हवा चीरते हुए जैंगी की ओर भागे। यूनिवर्स की सारी चीजें। जैंगी ने 3000 डायमेंशनल डोर्स खोल दिए। कार्ड्स उन दरवाजों में समा गए। एक भी जैंगी तक नहीं पहुंचा। फिर जैंगी ने पिस्टल उठाई। उसके पीछे एक वॉइड वॉरटैक्स बना। होल्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोनों गन आपस में जुड़ी और एक ब्लैक हलबर्ड निकली, जो सीधे सेम्बामू की ओर चली। सेम्बामू ने सफेद कार्ड से एक विशाल व्हाइट ड्रैगन बनाया, जो ब्लैक हलबर्ड से टकराया। कोई धमाका नहीं हुआ, बस सब कुछ चुपचाप खत्म हो गया। सेम्बामू गायब हो गया और उसके पीछे पूरा शहर का हिस्सा भी। एक विशाल तलवार जैसी गहरी खाई पीछे छूट गई। नैश कंट्री पर एक स्थायी निशान। झांगी ने सैम्बामू को मार दिया था। उसका शरीर झांगी के हमले को झेल नहीं सका, लेकिन उसकी ओरिजिन एनर्जी अभी भी बची हुई थी। झांगी ने उसे एनर्जी जार में कलेक्ट कर लिया। यह फाइट बहुत रिस्की थी। अगर झांगी की जगह कोई और होता तो शायद बचना मुश्किल था। यहां तक कि झांग ई भी मर सकता था अगर उसके पास मेडिकल एलियन ना होता। डेविल्स कसिनो के रूल्स के अनुसार चाहे झांग ई कितना भी लकी हो,
उसे हाथ पैर या अंदरूनी ऑर्गन्स जरूर खोने पड़ते। फिर सैम्बामू उसे आसानी से मार देता। लेकिन दुर्भाग्य से सैम्बामू ने गलत आदमी को चुन लिया, झांगी, जो खुद एक मास्टर चीटर था। सैम्बामू को मारने के बाद झांगी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन पेन किलर्स का असर खत्म होते ही हाथ पैर में डल पेन और जलन शुरू हो गई। उसकी नई उगी हुई मसल्स अब तकलीफ दे रही थीं। उसे एहसास हुआ कि अभी रेस्ट लेना जरूरी है। बाकी शहर में फाइट्स चल रही थीं, लेकिन झांगी ने खुद को हील करना जरूरी समझा। वो नैश नेशन के लोअर जॉन की तरफ गया, एक गंदा अंधेरा इलाका जहां अमीर लोग कभी नहीं जाते। वहां जाकर जू केयर ने उसकी बॉडी को पूरी तरह से हील किया और झांगी ने सैम बामू की एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। ये प्रोसेस धीरे होता है, लेकिन थोड़ी पावर तो बढ़ती ही है। झांगी को महसूस हुआ कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रांग होना होगा होली स्पिरिट टेम्पल में जाने के लिए। दूसरी ओर कलिडोन और लांसलॉट की फाइट चल रही थी। सिटी अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। कलिडोन बैटलफील्ड के बीच में खड़ा था, एक मैसिव तलवार के साथ। उसकी आईज में ठंडी बेरहमी थी। लांसलॉट मलबे में गिरा पड़ा था, लहूलुहान, घायल, लेकिन अभी भी हंस रहा था। तुम थ्री आइड स्ट्रांग लोग वाकई इंप्रेसिव हो, उसने कहा। लेकिन जिस इंसान ने मुझ पर सबसे ज्यादा असर डाला वो तुम नहीं हो। हालांकि वो घायल था, फिर भी उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और फाइट करने को तैयार हो गया। कैलिडोन ने उसकी हिम्मत देखी और बोला, तुम भले बग हो, लेकिन तुम्हारी ब्रेवरी को मैं रिस्पेक्ट देता हूं। उसने अटैक किया, इतनी स्पीड से कि हवा में सोनिक बूम गूंजा। उसकी स्वॉर्ड इतनी बड़ी थी कि लांसलॉट एक झटके में मिट सकता था। लांसलॉट ने भी हिम्मत नहीं हारी। दोनों की स्वॉर्ड्स टकराईं और एनर्जी की वेव्स चारों ओर फैल गई। कैलिडोन ने लाखों अटैक्स किए और लांसलॉट लगातार डिफेंस करता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी शील्ड टूट गई। लांसलॉट ने दोनों हाथों से स्वॉर्ड पकड़ी और फिर से अटैक किया। भयंकर टक्कर के बाद वो फिर से दूर जा गिरा। उसका ब्लड बहते हुए जमीन पर एक नदी बना चुका था, लेकिन वो अभी भी खड़ा हो गया। उसकी आईज में एक पागलपन भरी स्माइल थी। उसने कहा, नरक के नाइट की कसम, मैं हेवन के अगेंस्ट रिबेलियन का फ्लैग अपने ब्लड से रंगूंगा। जब एंजल्स गिरेंगे, मैं डूम का सॉन्ग गाऊंगा। फिर उसने स्किल एक्टिवेट की, नाइट्स हेल सॉन्ग। उसका ब्लड उल्टा बहकर उसके बॉडी में लौट आया। वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। कैलिडोन ने लांसलॉट की ओर देखा, जो काफी हद तक रिकवर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। नैश कंट्री के टॉप एलियंस में से एक होने के नाते उसने बचपन से मार्शल आर्ट्स सीखी थी और हर तरह की अजीबो गरीब टेक्निक्स देखी थी, चाहे वो फॉरबिडन टेक्निक हो या रीजनरेशन एबिलिटी। उसके लिए सब फैंसी ट्रिक्स थे। उसकी असली ताकत थी उसके हाथ में पकड़ी तलवार। धीरे धीरे वो लांसलॉट की ओर बढ़ा, ठंडे चेहरे के साथ, जैसे एक डेथ गॉड सिर्फ एक टारगेट मारने आया हो। लांसलॉट ने मुंह पोंछते हुए कहा, मैंने काफी वक्त निकाल लिया है। हालांकि नाइट्स हेल्थ सॉन्ग से थोड़ी रिकवरी हुई थी, लेकिन असली जख्म अभी भी थे। कलिडोन ने हमला किया। तलवार से इतनी तेज हवा निकली कि लांसलॉट की कॉम्बेटिव यूनिफॉर्म कटने लगी, लेकिन लांसलॉट फिर भी हंसते हुए भिड़ गया। हर टक्कर के साथ उसकी तलवार में क्रैक्स आते गए। आखिरकार तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। लांसलॉट पीछे गिरा, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ। कैलिडोन बोला, एक तलवारबाज के लिए बिना तलवार के मतलब मौत, फिर भी लड़ोगे? लांसलॉट हंसा, तुम सच में कमाल हो, लेकिन मेरी पास एक से ज्यादा तलवारें हैं। दूर से दो रोशनी की धारें आईं। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के दो और मेंबर, ग्रीन नाइट बोस और प्योर नाइट अगुवेन। बोस ने शाउट किया, डेप्यूटी कैप्टन, गॉट इट! और उसका शरीर हरा होकर पेड़ में बदलने लगा। वो था वर्ल्ड ट्री एबिलिटी वाला। पूरे पौधे में बदलकर एक ग्रीन स्वॉर्ड बना दिया गया। लांसलॉट ने तलवार पकड़ी, जिसके वाइन्स उसकी बाहों से लिपट गए और सीधे नसों से जुड़ गए। उधर अगुवेन ने अपना शरीर पानी जैसे स्लज में बदलकर लांसलॉट के सूट के अंदर घुसा दिया। वो थी प्योर वाटर यूजर, हीलिंग स्पेशलिस्ट। अब लांसलॉट के पास दो पावरफुल सपोर्ट थे। उसकी पावर अब ट्रिपल हो गई थी। किलिडोन को थोड़ा प्रेशर महसूस हुआ, लेकिन फिर भी बोला,
क्या तुम इन बच्चों से मुझे हराओगे? नॉनसेंस। उसने फिर अटैक किया, लेकिन लांसलॉट ने ट्री स्वॉर्ड से ब्लॉक किया, जिसमें मोटे ब्रांचेस और वाइन्स बन गए और तलवार को रोका। किलिडोन की तलवार बस 3 इंच तक घुसी, पर कट नहीं पाई। ग्रीन नाइट बोस की बनी ट्री तलवार में अल्टीमेट डिफेंस और ऑन्टो हीलिंग थी। वाइन्स तेजी से बढ़कर कैलिडोन की तलवार और बॉडी की ओर लपकने लगे। पहली बार कैलिडोन चौंका और तलवार खींचकर पीछे हट गया। अब लांसलॉट ने तलवार जमीन में घुसी और वहां से ग्राउंड फटने लगा। वाइन्स और ट्रीज पूरे बैटलफील्ड में फैल गए। लांसलॉट एक वाइन पर खड़ा होकर हवा में उठा और ऊपर से अपनी विशाल ग्रीन तलवार से सीधा कैलिडोन पर हमला किया। ब्रिंग इट ऑन!